वैसे तो फंडामेंटल्स हर जगह एक ही होते हैं, सेम होते हैं। हम एक सिंपल सा स्टिल लाइफ बनाएं या फिर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप बना रहे हैं या फिर हम फिगरेटिव्स बना रहे हैं, चीज़ें सारी सेम होती हैं बेस लेवल पे। हमें चीज़ों को देखना कैसे है, उसे समझना कैसे है, किस वे में बनाना है ताकि चीज़ें हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएं, बहुत आसान हो जाएं। वो अगर हम करना सीख जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें हमारे लिए सिंपल होती जाती है। हम कहीं भी कुछ चीज़ को देखते हैं तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसी है, हाँ ये यहाँ से यहाँ तक होगी, इसकी लाइन ये होगी। तो सारी चीज़ों को जानना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा डीप लेवल पे समझना होता है। अगर हम समझ जाते हैं तो उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत टाइम लगाएंगे, सीख जाएंगे, तब भी धीरे से सीख जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है हमें। तो किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम जैसे कि हमने अभी तक जो भी किया है कि हमने लॉन्ग आवर स्टडी, शॉर्ट आवर स्टडीज़ में जब हम प्रिंट आउट से कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि लाइव स्केचिंग थोड़ी सी मुश्किल है, वो 3D शेप में होती है, इसलिए हम उसको सिंपल वे में कर रहे थे। और आउटलाइन को हमें देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। फिर स्ट्रेट लाइन हम प्रोपोर्शन के लेवल पे करते हैं कि जहाँ हम अपने प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ को बनाने से पहले जो चीज़ हमें ठीक करनी है वो है अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा बढ़ाना है, अपनी गैसिंग पावर को थोड़ा सा बढ़ाना होता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जिस तरीके से देख रहे होते हैं तो वो हमारे हाथ ऑटोमेटिक मूव करते हैं फिर अपनी कॉपी पे, या फिर हम जिस सरफेस पे बना रहे हैं, चाहे कैनवास पे बना रहे हैं, दीवार पे बना रहे हैं, बहुत जगह ड्राइंग यूज़ होती हैं। तो अब हम समझते हैं ट्रीज़ के बारे में। तो बेसिकली दो तरह के शेप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल शेप और एक ऑर्गेनिक शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम जो सिंपल स्टिल लाइफ्स कर रहे थे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बेस पे है, जहाँ ओवल, सर्कल, सिलेंडर, स्क्वायर, रेक्टेंगल सारी चीज़ें हम वहाँ पर देख रहे थे, उसको बना रहे थे, वो थोड़ी इजी होती हैं। और ऑर्गेनिक शेप्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे ह्यूमन बॉडी फिगर है और जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं वो होती हैं ऑर्गेनिक शेप्स। तो ऑर्गेनिक शेप में ट्रीज़ आ गए, जितने स्टोन्स हैं, जितने भी नेचर की चीज़ें हैं, सारी ऑर्गेनिक शेप्स हैं। तो नेचर की जो चीज़ें हैं उनको कॉपी करना आसान नहीं है, हम एज इट इज़ नहीं बना सकते। जबकि ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम एज इट इज़ बना सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनिक भी हमें एज इट इज़ ही बनानी पड़ती हैं। क्योंकि जैसे अगर हम ह्यूमन फिगर बना रहे हैं, अगर किसी इंसान का हाथ बनाते हैं तो वो हाथ की तरह दिखना चाहिए, उसको हम इधर उधर रैंडमली कुछ भी नहीं बना देंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसमें छोटे छोटे जो शेप्स हैं, लाइंस हैं, सारी चीज़ों को गैस करते हुए हम बनाते जाते हैं। तो और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रैंडमली होती हैं, जैसे एक ट्री है, तो ट्री की हम एक एक छोटी छोटी पत्तियों को नहीं बना सकते। बहुत से लोगों को ट्री में भी, अगर वो नहीं जानते कि कैसे उसे सिंप्लीफाई किया जाए, तो उनको ट्री बनाने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ट्री को पहले हमें ओवरऑल एक फील उसका लेना होता है कि दूर से अगर हम देख रहे हैं तो ये देखना होता है कि वो ट्री किस शेप का है। उसके बाद वो फर्स्ट स्टेज हो गया कि किस शेप का है वो ट्री। फिर उसको हमें दो भागों में बांटना होता है कि ऊपर का हिस्सा कितना आएगा, नीचे का हिस्सा कितना आएगा, वो सारे मार्किंग हमें कर लेनी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, वो एक इम्प्रेशन की तरह होता है। जैसे कि मैंने हैचिंग में भी बताया था कि हैचिंग किस तरह से हमें करनी है, उसमें स्क्रिबलिंग था। तो मेनली यहाँ स्क्रिबल मेथड ज़्यादा यूज़ होता है ट्रीज़ के ब्रांचेस के लिए या फिर उसके आउटलाइन के लिए। वहाँ हम सिंपल लाइन्स अगर दें तो वो फील नहीं आएगा जो कि हम रेंडमली जो टेढ़े मेढ़े लाइन्स खींचते हैं, वो अगर हमारी सही जाती है तो ट्री के जैसा लगता है। तभी अगर हमें लैंडस्केप भी बनाना है तो हमारी ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। जैसे कि ह्यूमन फिगर की स्टडी जब हम करते हैं तो हैंड की स्टडी करते हैं, फिर आइज़ की, फिर ईयर की। अगर हम बार बार आइज़ बना रहे हैं, बार बार ईयर बना रहे हैं, तो जब हम किसी ह्यूमन फिगर को बनाएंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने अलग अलग सारी चीज़ों को बना के देखा हुआ है। वैसे ही जब हम लैंडस्केप बनाते हैं तो अगर हमें ट्री के बारे में अच्छे से पता है
कि ट्री किस शेप्स के होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर जंगल में देखें तो ओवल होते हैं, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, और लंबे ट्रीज भी होते हैं। अगर ठंडे देशों में जाएंगे तो वहाँ लंबे लंबे ट्राइंगल शेप के ट्रीज होते हैं। तो इन शेप्स को पहचानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम शेप्स को पहचानने लगते हैं तो फिर उसके फील को हम धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं। आज के इस स्केचिंग क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे ट्री को सिंपल वे में देखें, कैसे उसको बनाएं, किस तरह हमें अप्रोच करना है, किस तरह हमें इम्प्रेशंस देना होता है, उसमें वैल्यूज़ भी ऐड करनी होती हैं। तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम ट्री को सिंपल वे में बना सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी स्केचिंग कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप हमारी डेली स्केचिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पर हम डेली बेसिस पे स्केचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ आपको फीडबैक भी मिल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी ट्री को पास से देखते हैं तो उसकी बहुत सारी डिटेलिंग नज़र आती है हमें, जिससे वो हमको बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम लाइव बनाएं तो। बट जब हम किसी ट्री को बहुत दूर से देख रहे होते हैं तो वो हमें एक शेप की तरह नज़र आता है। या तो वो गोल होता है, या तो फिर वो ओवल के आकार का होता है, ट्रायंगल होता है, बहुत सारे आकार के होते हैं। तो सबसे पहले उसका शेप को फाइंड करना ज़रूरी है। मान लो एक ट्री ऐसा है, गोल है, तो सबसे पहले उसके हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो उसका पत्तों वाला पार्ट है वो कितना बड़ा है, और उसकी जो तना है वो कितना बड़ा है। दोनों को अगर हम क्विकली जज करें, अगर उसकी स्केचिंग बनानी है, तो वो कुछ सिंपल फॉर्म में इस तरह से दिखाई देगा। फिर बहुत इजी वे में अगर हमें उसे उसका वॉल्यूम जानना है कि वो किधर से उसकी वैल्यूज़ जाननी है कि किधर से लाइट आ रही है, किधर हिस्सा डार्क होगा, किधर हिस्सा लाइट होगा, तो उसको हम इस तरह से दो भागों में बांट सकते हैं। तो चीज़ों को हम जितना सिंपल करेंगे उतना जल्दी हम सीखते हैं चीज़, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी और फास्ट हो जाती है। तो सेम चीज़ को अगर हम, जो मैंने बताया था, स्क्रिबलिंग के थ्रू करते हैं अगर, तो वो एक पेड़ के आकार का नज़र आने लगता है। तो इसीलिए नेचर को ऑब्जर्व करते रहना ज़रूरी है, जिससे हम, वो हमारे दिमाग में रहता है कि तो जिधर लाइट है वो हिस्सा में हम स्क्रिबलिंग थोड़ी कम करेंगे, और जिधर डार्क वाले हिस्से में हम ज़्यादा करेंगे। तो इसको हमने अगर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कर दिया, तो यहाँ भी हम स्क्रिबलिंग के थ्रू करते हैं। पहले एक फ्लैट इस तरह से हम तो ऑर्गेनिक शेप्स को हम कॉपी तो नहीं कर सकते, बट हम उसे इम्प्रेशन दे सकते हैं। इम्प्रेशन के थ्रू हम उसे एज ए ट्री दिखा सकते हैं। लाइट डार्क वैल्यूज़ हर जगह पे सेम होती है। वो हम कोई पेड़ बनाएं या फिर कोई इंसान बनाएं, वैल्यूज़ हर जगह सेम होंगी। वॉल्यूम हम क्रिएट कर सकते हैं राइट वैल्यू देके। अगर हमारे वैल्यूज़ सही नहीं हैं तो हम वॉल्यूम भी क्रिएट नहीं कर सकते किसी चीज़ में। इसीलिए लाइट, फॉर्म एंड वैल्यूज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा टेक्सचर चेंज कर देने से वो इजी वे में हम ट्री को कर पाते हैं। अब एक और देखते हैं, ये सिंपल राउंड के शेप में था ये ट्री। तो इस तरह से हम चाहें तो फिर इमेजिनरी लैंडस्केप भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें बहुत सारे हाउसेस की प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए स्केचिंग में हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरह की स्टडी कैसे कर सकते हैं। अगर हम बहुत दिन तक बहुत सारे हाउसेस बना रहे हैं तो हाउसेस के साथ में हम इजी फील करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम बार बार ड्रॉ करते हैं तो इसमें देखेंगे कि कौन सा ब्रांच ऊपर आया हुआ है। जैसे हमने स्टिल लाइफ में किया था
एक ये जग है, उसके आगे में एक एप्पल रखा है, फिर उसके आगे में एक चाय का कप रखा है। इस तरह से हमने देखा था, वैसे ही हमें यहाँ पर करना होता है कि कौन सी ब्रांच पीछे है, कौन सी जो बंच है वो आगे है। वैसे हमने पहले शेप्स के आकार का ड्रॉ कर लिया। फिर अगर हम इसको ऐसे ही करके देखें तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। हम कम से कम स्ट्रोक में फिर अपनी स्केचिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। तो जिधर साइड से लाइट आ रही है उधर साइड हमें स्क्रिबलिंग बिल्कुल कम करनी है, और जिधर से डार्क स्पेस है उसमें हमें थोड़ा डार्क पेंसिल को चलाना है और डार्क डार्क करना है। तो एक लेयर फ्लैट हो गया, उसके बाद हम सेकंड लेयर देंगे। तो रफ टेक्सचर को बनाना, ये सब की प्रैक्टिस भी हमें करनी होती है बार 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 बार। रफ कॉपी में पेन हो, पेंसिल हो, हमारे हाथ में कुछ भी हो, हम कर सकते हैं। तो एक बार जब हम सीख जाते हैं चीज़ें तो वो हर जगह में सेम ही होती है। हमें अलग 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 नहीं सीखना होता, हमें ड्राइंग के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को समझना है। अगर हमने बेसिक एक बार सीख लिया कि लाइंस कैसे जज करते हैं, चीज़ों को कहाँ से स्टार्ट करना होता है, कौन सी चीज़ किससे कितनी दूर पर है, कौन सी चीज़ किसके आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, किसे हमें कितना डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, ये सारे बेसिक्स अगर हमारे क्लियर हैं तो हम इजीली सारी चीज़ों को कर पाते हैं। इसी तरह से हम बाकी बंचेस में भी करेंगे। ठीक है। ये था शेप्स के साथ में। अब स्ट्रेट लाइन में भी जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम उसे शेप्स के फॉर्म में नहीं पहचान पा रहे हैं तो हम उसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। पहले स्ट्रेट लाइन में हमें सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर सेम टेक्निक होती है उसका लाइट डार्क फाइंड करना, उसकी जो स्टेम होती है, तना वाला पार्ट होता है, उसको ड्रॉ करना कि ऊपर वाला हिस्सा कितना नीचे कितना है। उसको अगर हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आसानी होती है, वरना हम ऊपर का बनाएंगे फिर नीचे के लिए छोटा हो जाता है, वो जगह नहीं बच पाती। तो चीज़ें सारी सेम हैं, इक्वल हैं। इधर हम ड्रॉ करेंगे और सेम प्रोसेस जैसे पीछे हमने किया ना वैसे। तो स्क्रिबलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं इस स्क्वायर में करूं तो ये एक फ्लैट नज़र आएगा। तो चीज़ें अनइवन होनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं वो इवन नहीं होते। जैसे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सारी इवन चीज़ें हैं। बट नेचर की चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, इस तरह के शेप्स की नहीं होती हैं। उसे हमें अनइवन करना होगा, ये नहीं होगा, इसे हमें इस तरह से अनइवनली करना होता है। ठीक है, तब वो नेचुरल नज़र आता है। हमने अगर यहाँ पर शेप दे दिया, उसके बाद हमने उसको
नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको नहीं कर रहे हैं अप्रोच, तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नज़र नहीं आता है, वो अननेचुरल दिखाई देता है। मान लो ये ब्रांचेस, एक बंच है, ट्री बंच है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, जो कि ये होता है हाईलाइट पार्ट होता है जहाँ डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। ये होता है मिडिल टोन, मिडिल टोन या हाफ टोन होता है, उसको हम पीछे तक कवर करेंगे। फिर उसके बाद होता है शेडो, फॉर्म शेडो, जो लाइट के कारण पड़ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो होती है फॉर्म शेडो। वो इससे डार्क होगी एक टोन। यहाँ पर आएगी रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, जो कि अंदर नीचे साइड से आती है, और इससे जो शेडो क्रिएट होगी वो होगी कास्ट शेडो। तो चीज़ें अगर स्टिल लाइफ में हों या फिर ट्रीज में हों, चीज़ें सेम होंगी सब। अब इसे हम पेन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है, फिर आप पेन से करो, पेंसिल से करो, आप ब्रशेस डायरेक्ट यूज़ करो, चीज़ें सेम होंगी वो। इसीलिए बेसिक की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा बेसिक सबसे क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद हम डे बाय डे इम्प्रूव ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक जेल पेन से ट्रीज़ की स्केचिंग कर रही हूँ, जो मैंने रेफरेंस कहीं से लिया हुआ है गूगल से, और उन ट्रीज़ की मैं स्टडी कर रही हूँ। तो जब हम एक बार ड्राइंग के बेसिक्स सीख जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ट्री के सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो भी कि उसमें क्या टेक्सचर आएगा, उसे हमें देखना कैसे है, स्टार्ट हमें कैसे करना है, क्या अप्रोच हमें करना है, वो सारे चीज़ें अगर एक बार हम सीख जाते हैं, तो फिर हम कोई सा भी ट्री लें तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं, और हम सभी चीज़ की स्केचिंग अच्छे से कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें इस तरह के वैल्यूज़, जिसमें लाइटनेस और डार्कनेस अच्छे से सेपरेट हों, शो हों, इसी तरह के रेफरेंसेस पे काम करना होता है। जैसे इस ट्री में भी, इस बंच में जो लाइटिंग दिखाई दे रही है, यहाँ डार्कनेस है, तो इसमें अलग से वो फील आता है, वो स्केचिंग वाली फील आती है, 3Dनेस आती है। अदरवाइज़ अगर हम फ्लैट टाइप की चीज़ें ले लेंगे, जैसे इस ट्री में जो डल लग रहा है, थोड़ा सा डलनेस है एक, जो शाम की वक्त जब धूप नहीं पड़ती है तो चीज़ों पे जो डलनेस आ जाती है, एक कलर की दिखाई देती हैं चीज़ें। तो इस तरह की स्केचिंग अगर हम शुरुआत में करते हैं तो हमारी इमेजेस उतनी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती हैं। तो अगर हमें स्टडीज़ करनी है जिसमें वैल्यूज़ क्लियरली दिखाई दें, या तो लेफ़्ट डायरेक्शन से या तो राइट डायरेक्शन से आ रही हों, जिसमें एक साइड शेडो वाला पार्ट हो, एक साइड लाइट, तो लाइट और शेडो वाली फैमिली को अलग अलग जब हम करते हैं तो हमारे स्केचेस थोड़े से रियलिस्टिक नज़र आते हैं। हमने देखा कि नेचुरल शेप्स अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से होते हैं। जैसे हमने देखा कि शेप्स जो होते हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं वो रैंडमली होते हैं। अगर हम उनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं तो वो नेचुरल नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप एक बार स्क्रिबलिंग सीख जाते हो, इस तरह से रैंडम शेप्स से स्क्रिबलिंग हम करना सीख जाते हैं, तो फिर हम चाहे पेस्टल्स करें या फिर हम ब्रश स्केचिंग करें या पेन स्केचिंग करें, किसी तरह की भी स्केचिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है।
तो जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती है किसी भी चीज़ के बेसिक्स को सीखना। अगर सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमें है तो हर जगह चीज़ें सेम होती हैं, चाहे आप कलर करो या फिर पेंसिल से करो, पेन से करो, मैटर नहीं करता। तो हम अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें लाइटनेस और डार्कनेस अच्छे से अलग अलग शो हो रही है, बट यहाँ पर वैसा नहीं है। लेकिन हम चाहें तो ऊपर वाले पार्ट को हम लाइट छोड़ सकते हैं। तो अपने हिसाब से भी हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने रेफरेंसेस में। हम चाहें तो क्विक स्केचिंग भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेलिंग ऐड की गई है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी भी ट्री की क्विक स्केचिंग भी कर सकते हैं, जहाँ हमें क्विकली एक ट्री का शेप देना है। इस तरह लाइट वाले पार्ट को और शेडो वाले पार्ट को हम अलग अलग करते हैं। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज़ करते हैं। जैसे कि पहले हमने स्टिल लाइफ में भी देखा कि हम अलग अलग तरह की स्टडीज़ करते हैं। तो हम चाहें तो ऐसे टाइम भी दे सकते हैं अपने रेफरेंस को, और चाहें तो हम क्विकली भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के ट्री होते हैं। जैसे कि ये ट्री थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। इस रेफरेंस में अगर हम देखें तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ लेवल ज़्यादा हैं, थोड़े ज़्यादा स्ट्रीम्स दिखाई दे रही हैं, इसमें क्लियरली विजिबल हैं। पत्तों में बहुत सारे डार्क लाइट शेड्स हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें माइंड में रखनी है वो है कि पहले ओवरऑल उस ट्री को हमें देखना है कि वो ट्री की लंबाई, टोटल लेंथ कितनी हमें बनानी है। तो टोटल लेंथ मान लो हमें इतनी बनानी है। टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग अब ऊपर पत्तियों वाला हिस्सा उसमें कितना रहेगा और उसके तना वाला हिस्सा कितना रहेगा, वो सारी चीज़ों को हमें डिवाइड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर दिया। इस तरह से प्रोपोर्शन के लेवल पे हम अगर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ट्राई करते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है हमें बनाने में। अब लंबाई डिसाइड करने के बाद हम चौड़ाई देखेंगे कि वो जो पत्तियां हैं वो कहाँ तक जाएंगी। तो एक छोटा सा एरिया हम तय कर लेते हैं कि इससे बाहर पत्तियां नहीं जाएंगी। तो चीज़ों को देखना पहले पड़ता है, समझना फिर पड़ता है उसके बाद। तो चीज़ों को पहले हमें देखना होता है ओवरऑल, फिर देखने के बाद हमें उसे ऑब्ज़र्व करना होता है, समझना होता है, उसके बाद ड्रॉ करना होता है। लेकिन हम सिर्फ ड्रॉ करते जाते हैं, उसे चीज़ों को समझते नहीं हैं। अगर समझ के ड्रॉ करें तो हम फिर यहाँ पर हम जैसे हमने शुरू में प्रैक्टिस की थी सर्कल ओवल के साथ। तो यहाँ एक सर्कल है, उसके पीछे एक छोटा सा इस तरह से ओवल में बना हुआ है। तो इस तरह से हम उसके जो बंचेस हैं ट्री के, उनको सब डिवाइड कर लेते हैं।
तो अगर इस तरह प्रोसेस में हम चलें, साथ साथ बड़े बड़े स्टीम्स को भी मैं ड्रॉ करते जा रही हूँ, क्योंकि उसके पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी है। आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें जो तना है वो नीचे से थोड़ा मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। तो अब इस चीज़ को हमें ऑब्ज़र्व करना होगा जब भी हम नेचर में जाते हैं। तो अगर हम नेचर में जाके नेचर की चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं बनानी। उसके पैटर्न को देखें तो सेम पैटर्न हमें हर ट्री में फॉलो करना होगा, सिर्फ एक ही ट्री में नहीं। वो हम सारे पैटर्न एक ही जैसे होते हैं, जितने भी अब अलग अलग ट्रीज़ के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रीज़ के सब सेम ही होते हैं। कि उनमें समानता ये होती है कि स्टेम्स, नीचे की जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते हैं थोड़े पतले होते जाते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें माइंड में रखना होगा। तो एक के बाद एक स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी स्केचिंग फिर अच्छी दिखाई देती है। तो जब हम ओवरऑल एक बार सारे शेप्स डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें थोड़ी वो डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसमें कितनी डिटेलिंग ऐड करना चाह रहे हैं, हम किस तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ तने की स्टडी करते हैं तो हम इन सारी पत्तियों को, सारे जो बंचेस हैं, इनको इग्नोर भी कर सकते हैं और सिर्फ तने की, स्टीम की स्केचिंग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा उसमें स्टिल लाइफ वाले में कि हम कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज स्टिल लाइफ में करते हैं, वैसे ही यहाँ हमें ट्री में भी सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। वैल्यूज़, डार्कनेस, लाइटनेस, वो सारे बाद में धीरे धीरे ऐड होंगे। पहले तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हमें बनाना होगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जब आ जाएंगी, उसके बाद हम लाइटनेस और डार्कनेस ऐड करते हैं। सारे शेप्स को समझ के करना होगा हमें। ड्राइंग के बेसिक्स प्रिंसिपल्स हर जगह पे सेम होते हैं कि हमें कहाँ कितना प्रेशर देना है। अगर हम पेंसिल के प्रेशर कंट्रोल को समझ जाते हैं तो हम आधी चीज़ें हमारी ऐसी क्लियर हो जाती हैं। हमें बार बार पेंसिल चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ एक ही कैमलिन की जो चारकोल पेंसिल है उससे मैं
अलग अलग शेड्स, लाइट डार्क, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो आपके भी ट्री स्केचिंग से रिलेटेड अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो कमेंट में ट्रीज़ लिखना मत भूलिएगा। और आपको जो जो भी डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्केचिंग एंड नेचर में ऑब्ज़र्व करते रहिए कि जो ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनमें क्या समानता होती है, उनके शेप क्या होते हैं।